दोस्तों, हावड़ा स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। स्टेशन पर लाखों लोग बैठे हुए थे। उन्हीं के बीच एक लड़की भी बैठी हुई थी। उस लड़की के ऊपर उसके 8 साल पुराने तलाकशुदा हस्बैंड की नज़र पड़ती है, जो कि उसी ट्रेन से हावड़ा से दिल्ली के लिए रवाना होने वाला था। वो आदमी देखता है कि मेरी पत्नी, जो मेरे से 8 साल पहले तलाक ले चुकी है, वो भी आज मेरे साथ इस ट्रेन में सफर करने के लिए जाने वाली है। आदमी उसके करीब आता है। वो आदमी जानना चाहता है कि अब जो मेरी पत्नी थी, जिससे मैंने तलाक ले लिया है, वो अब किसके साथ रहती है और यहाँ कहाँ जाने के लिए आई है। ये सोच ही रहा था, तभी दोस्तों स्टेशन पर वो ट्रेन आ जाती है जिस ट्रेन को दोनों को पकड़ना था। पत्नी की टिकट स्लीपर बोगी में रहती है, जबकि उस पति का टिकट एसी बोगी में रहता है। एसी का टिकट होने के बावजूद अपनी पत्नी के पीछे पीछे वो भी स्लीपर बोगी में इंटर कर जाता है, उसके सीट तक चला जाता है, यह जानने के लिए कि आखिर में मेरी पत्नी कहाँ जा रही है और इसके साथ कौन सफर कर रहा है। दोस्तों, बहुत ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानी है। चलिए आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, उस लड़की का नाम रहता है पूजा और उस लड़के का नाम रहता है प्रदीप। दोनों की अभी से 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन मात्र 2 साल में ही दोनों का डाइवोर्स हो गया था। यानी कि अभी से 8 साल पहले दोनों आपस में तालमेल के साथ अलग हो चुके थे। दोनों की कमियां थी उसमें, दोनों की गलतियां थी, लेकिन अब तलाक हो चुका था। दोनों अपने अपने रास्ते अलग रहते थे। ट्रेन स्टेशन से खुल जाती है, ट्रेन चलने लगती है, तो जो लड़की थी पूजा, वो लड़की अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसका पति अपनी पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर बोगी में इंटर कर जाता है, जबकि उसका टिकट जो है वो एसी बोगी का रहता है। लेकिन उसे यह जानना रहता है कि मेरी पत्नी किसके साथ सफ़र कर रही है और इतना उदास क्यों है। इसलिए यह जानने की इच्छा रखते हुए व्यक्ति उस लड़की के पीछे पीछे इंटर कर जाता है। लड़का देखता है कि अभी भी उस लड़की में वही खूबसूरती थी, वही अदाएँ थी। तो लड़का सोचता है कि मैं इसके पास जाकर बैठूं और इससे कुछ बातें करूं, कुछ इसके बारे में जानूं कि मेरे से अलग होने के बाद क्या कर रही है। पूजा ट्रेन में इंटर करती है स्लीपर बोगी में और एक कोने वाले सीट में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। प्रदीप, जो उसका पीछा कर रहा था, वो भी उसके पीछे पीछे उस बोगी में घुसता है और उसके बर्थ से थोड़ा सा पहले रुककर ये देखने की कोशिश करता है कि आखिर में इसके साथ कौन है और ये किसके साथ सफ़र कर रही है। सीट अकेले होने के नाते बहुत सारे लोग पूजा की सीट पर बैठने आते हैं, लेकिन पूजा उसे बैठने नहीं देती है, यह बोलकर कि यह सीट मेरी है और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं अकेले ही सफ़र करना चाहती हूँ। यह बोलकर कुछ लोगों ने कहा कि मैं बस 1-2 घंटे में उतर जाऊँगा, अगले स्टेशन पर उतर जाऊँगा, लेकिन पूजा ने उन लोगों से कहा कि नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मैं इस सीट पर अकेले आराम करना चाहती हूँ। यह बोलकर पूजा ने अपने सीट पर किसी को भी बैठने नहीं दिया। उसका पति प्रदीप यह सब कुछ देख रहा था। लड़की पूजा खिड़की के बाहर झांक रही थी और जो भी उसकी सीट पर बैठने आता उसको वो मना कर दे रही थी। प्रदीप पूजा के बगल में जाकर अपने बैग को रखता है और पूजा खिड़की की तरफ देख रही थी। जैसे ही प्रदीप ने अपना बैग पूजा की सीट पर रखा, पूजा ने तुरंत कहा, यहाँ कहाँ बैग रख रहे हो, यहाँ मेरी सीट है और मुझे तबीयत खराब होने के नाते आराम करते हुए जाना है।
प्रदीप ने बड़े ही प्यार से कहा कि मैडम, मैं बस 1-2 घंटे में उतर जाऊंगा, मेरी सीट है नहीं और अभी आपका सोने का कोई समय हुआ नहीं है, तो आप मुझे 1-2 घंटे के लिए अपने सीट पर बैठने की इजाज़त दें। पूजा जैसे ही आवाज़ सुनती है तो वो अचंभित हो जाती है। वो उसके चेहरे की तरफ देखती है तो वो लड़का जिसे वो मना कर रही थी बैठने के लिए, वो और कोई नहीं, उसका तलाकशुदा पति था, जिससे उसकी 8 साल पहले तलाक हो चुकी थी। पूजा अपने पति को पहचान जाती है और वह अपना पैर समेटकर उसे इशारा करती है कि बैठ जाओ। दोस्तों, दोनों के ही मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन शुरुआत प्रदीप ने की और उसने पूजा से पूछा कि दिल्ली अपना इलाज करवाने जा रही हो क्या? पूजा ने झट से कहा कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों इलाज कराने जाऊंगी दिल्ली, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यह बात सुनकर प्रदीप ने कहा, नहीं, अभी आपने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपने कुछ लोगों को यहाँ बैठने से मना किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम करना है, मैं यहाँ पर आपको नहीं बैठने दे सकती, इसलिए मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि कहीं तबीयत तो खराब नहीं है। प्रदीप ने पूछा, तुम काफ़ी उदास भी लग रही हो, क्या बात है? पूजा ने जवाब दिया, नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं है और आप मेरी उदासी जानकर क्या करिएगा, आप यहाँ बैठ ही गए हैं तो बैठिए, साथ में चलेंगे, लेकिन आपको उदासी का कारण बता के मैं क्या करूं? प्रदीप फिर पूछता है पूजा से कि दिल्ली कब से रहना हो रहा है, तो पूजा बोलती है कि दिल्ली मैं पहली बार जा रही हूँ। यह सुनकर प्रदीप एकटक पूजा को देखने लगता है। पूजा कभी खिड़की के बाहर देखती तो कभी एक नज़र प्रदीप के ऊपर भी लगा लेती। दोनों एक दूसरे को देखना समझना चाह रहे थे। इसी में सफ़र कट रहा था। ट्रेन तेज चल रही थी और शाम का समय हो चुका था, इसलिए ठंडी हवा बोगी के अंदर आ रही थी, तो सब कोई को ठंड लगने लगी। सब ने अपने साथ कुछ न कुछ गर्म कपड़े लेकर आए थे। सब ने उसे बाहर निकाला और उसे अपने ऊपर ओढ़कर बैठने लगे। तो इसी में पूजा ने भी अपने बैग से एक कंबल निकाला और उसे अपने ऊपर ओढ़ लिया। प्रदीप के पास तो कोई भी तरह का कंबल या चादर नहीं था, क्योंकि प्रदीप का टिकट एसी बोगी में था और एसी बोगी में ऐसा कुछ लाने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि एसी बोगी में कंबल, तकिया, चादर वगैरह सारे चीज़ अरेंज किए जाते हैं रेलवे की तरफ से, इसलिए उसके पास ऐसा कुछ भी ओढ़ने को नहीं था। जब ज़्यादा ठंड लगने लगती है तो पूजा प्रदीप से पूछती है कि आप अपने साथ कुछ ओढ़ने के लिए नहीं लेकर आए हैं क्या? तो प्रदीप ने उदास होते हुए कहा, नहीं, मैं तो ठंड के कपड़े लाना भूल गया। पूजा प्रदीप से बोलती है कि ठंड बहुत है, आपको ठंड का कपड़ा लेकर चलना चाहिए था। गाड़ी जब चलते चलते अगले स्टेशन पर पहुंचती है तो पूजा के बगल का जो साइड का जो सीट था उसके लिए एक पैसेंजर चढ़ता है, उसका नंबर भी उसी का रहता है और वो आकर पूजा के सीट पर अपना बैग रखने लगता है। क्योंकि उस समय तो सोने का समय था नहीं, तो इसलिए वो वहाँ बैग रखकर बैठना चाहता था। तो यह देखकर पूजा ने कहा, यहाँ पर कहाँ सीट रख रहे हो, यहाँ तुम्हारी सीट नहीं है, यह हमारी सीट है और हम यहाँ बैठे हुए हैं, जगह नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा, ये ऊपर का जो सीट है वो हमारी है, लेकिन अभी क्योंकि सोने का समय नहीं हुआ है इसलिए मैं नीचे बैठूंगा। पूजा ने अपना टिकट प्रदीप को दिखाया तो प्रदीप ने उसे समझाया कि जब तक सोने का समय नहीं होता है तब तक आपके ऊपर के सीट में बैठने वाला, सोने वाला आपके सीट पर बैठ सकता है। यह रेलवे का नियम है, जो कि पूजा फिर समझ जाती है और वो उसे बैठने के लिए बोलती है कि आप बैठ सकते हैं। लेकिन नए वाला जो लड़का है वो दोनों के बीचों में बैठना चाहता है, तो पूजा उसे मना करती है कि आप यहाँ कहाँ बैठ रहे हैं, आप किनारे में जाके अपने सीट पर बैठिए। ट्रेन चलने लगती है तो ठंड और बढ़ जाती है। वो जो नया लड़का आता है वो भी अपने बैग से कुछ गर्म कपड़े निकाल कर और ओढ़ कर बैठ जाता है, लेकिन क्योंकि प्रदीप के पास ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे तो वो बिना ओढ़े ठंड को महसूस कर रहा था।
यह देखकर पूजा को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपना कंबल प्रदीप की ओर बढ़ाते हुए बोलती है कि लीजिए आप इसमें भी थोड़ा सा ओढ़ कर और आप ठंड से बच जाइए। प्रदीप पूजा से बोलता है कि नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती, क्योंकि ठंड के दिनों में मेरी किसी से रजाई को लेकर झगड़ा हो गई थी और उस दिन से मैं ठंड को महसूस नहीं करता हूँ। यह वही बात थी, पूजा और प्रदीप के बीच में यह झगड़ा हुआ था। इस चीज को प्रदीप ने जानबूझकर पूजा के सामने रखा। दोस्तों, एक बार सर्दी के दिनों में पूजा और प्रदीप के बीच में रजाई को लेकर, कंबल को लेकर लड़ाई हो जाती है और पूजा गुस्से के मारे उस रजाई के ऊपर पानी छिड़क देती है, जिससे रजाई भीग जाती है और दोनों को पूरी रात बिना रजाई के रहना पड़ा था। पूजा भी समझ जाती है और मुस्कुराने लगती है और वो प्रदीप को बोलती है कि जरूर उसमें आपकी ही कोई गलती होगी। प्रदीप ने पूजा को बोला, नहीं, अगले ने रजाई पे पानी डाल दिया तो इसमें मेरी गलती कहाँ थी। दोनों हंसने लगते हैं और इसी तरह से सफ़र कटने लगता है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद खाने का समय हो जाता है तो पूजा प्रदीप से बोलती है कि अब हम लोगों के खाने का समय हो गया है, आप खाना खा लीजिए। प्रदीप बोलता है कि मैं तो अपने साथ खाना लेकर नहीं आया हूँ, कोई बेचने वाला आएगा तो मैं उससे खरीद कर खा लूँगा, तुम खाना खा लो अगर तुमने खाना लेकर आया है तो। पूजा ने प्रदीप से कहा, हाँ, मेरा तो खाने का टाइम हो गया है, मैं अब खाने जाऊँगी, आपका तो कुछ और ही टाइम होगा, आप अभी अपने बैग में रखे होंगे, उसको निकाल कर आप यूज करेंगे। प्रदीप सहम जाता है और प्रदीप पूजा को बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पूजा, मैंने अब शराब छोड़ दी है, अब मैं शराब नहीं पीता हूँ। जैसे ही प्रदीप ने कहा कि मैंने पीना छोड़ दिया है तो पूजा हैरान हो गई और वो पूछती है कि कब से आपने पीना छोड़ दिया। तो प्रदीप बोलता है कि करीब 4 साल हो गए, मैंने बोतल को हाथ भी नहीं लगाया। प्रदीप ने पूजा से कहा कि न मैं पीता हूँ और न कभी पीऊँगा। पूजा हैरान हो गई और उसने प्रदीप से कहा, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। प्रदीप ने पूजा को विश्वास दिलाते हुए बोला, नहीं यार, तुम्हारी कसम, मैंने पीना छोड़ दिया है। पूजा बोलती है कि मैं कौन होती हूँ जिसकी कसम आप खा रहे हैं। प्रदीप अपनी माँ की कसम भी खा के बोलता है कि तुम मेरी माँ की कसम खिला लो, मैं नहीं पीता। इस बात को सुनकर पूजा हैरान रह जाती है। पूजा प्रदीप को बोलती है कि जिस दारू के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, इतना सब कुछ हो गया है, आपको पता ही है, सारा चीज़ याद होगा, अब जाके आपने उस गंदी आदत को छोड़ा है। काश आपने यह आदत पहले छोड़ दी होती। खैर, जो भी है, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि आप इस गंदी आदत से दूर रहें। सच बताओ तो मुझे बड़ी खुशी हुई यह बात सुनकर कि आपने पीना छोड़ दिया है। पूजा और प्रदीप के बीच का तलाक का जो मेन कारण था वो यही था कि प्रदीप शराब बहुत पीता था और इस कारण से दोनों के बीच में हमेशा अनबन होते रहती। प्रदीप अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता, पूजा के साथ भी हमेशा मारपीट करते रहता था और इन्हीं आदतों के कारण उन दोनों के बीच 2 साल में ही तलाक हो गई। पूजा के जो सास ससुर थे, यानी कि प्रदीप के माता पिता, वो खुद पूजा से बोलते थे कि बेटा, ये तो सुधरने का है नहीं, तुम अगर कहीं अपना जीवन देख पाओ तो कहीं और देख लो, क्योंकि यह तो नालायक है। इसे तो हम लोगों ने कितना समझाया कि अपने जीवन को सुधार लो, लेकिन यह सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, तो बेटा तुम अपना जीवन कहीं और देख लो। बहुत लोगों ने प्रदीप को समझाया, हालांकि पूजा प्रदीप से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अंत में तंग हार कर प्रदीप के शराब पीने की आदत से उसने उसे तलाक दे दिया और अब दोनों अलग रहते थे। पूजा प्रदीप से बात करते हुए बोलती है कि मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई कि आपने शराब पीना छोड़ दिया है। चलिए और बताइए, घर में कौन कौन से हैं, कैसे हैं। पूजा प्रदीप से उसकी छोटी बहन के बारे में पूछती है
कि आपकी छोटी बहन कैसी है। दोस्तों, प्रदीप की जो छोटी बहन थी उसके साथ पूजा की बहुत अच्छी बनती थी। वो पूजा को यानी कि अपने भाभी को बहुत मानती और पूजा भी अपनी छोटी ननद को बहुत प्यार करती थी। प्रदीप ने बताया कि छोटी बहन की शादी हो गई है और 2 साल पहले उसके 2 बच्चे भी हैं और मैं भी अब गांव में नहीं रहता हूँ। पूजा ने प्रदीप से सवाल किया कि आपने अपनी शादी नहीं की? तो प्रदीप ने जवाब दिया कि नहीं, मेरा नाम गांव में काफ़ी खराब हो चुका था, इसलिए मैं गांव छोड़कर और अभी दिल्ली में ही अपना एक कारोबार करता हूँ। प्रदीप पूजा से बोलता है कि माँ बाप भी दिल्ली में ही मेरे साथ रहते हैं, अच्छा खासा बिजनेस चलता है, लेकिन पहाड़ जैसी जिंदगी है, किसी तरह से कट रही है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मैं भी शादी कर लूँ। उसके बाद प्रदीप ने पूजा से पूछा कि क्या तुमने शादी नहीं की? प्रदीप ने पूजा से पूछा कि तुमने कहीं शादी की कि नहीं? पूजा ने कहा नहीं, मैंने भी अभी तक तो शादी नहीं की है, लेकिन दिल्ली उसी के पर्पस से जा रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरा कहीं रिश्ता लगा रखा है और उसी के लिए मुझे बुलाई है, तो मैं उसी के लिए दिल्ली जा रही हूँ। जैसे ही पूजा ने प्रदीप से कहा कि मेरी शादी के लिए मैं जा रही हूँ और शायद 1-2 महीने में मेरी शादी हो जाए, तो प्रदीप उदास हो जाता है। वो सोचने लगता है, उसके मन में ये था कहीं ना कहीं कि फिर से वही पूजा उसके जीवन में आ जाए और उसका जीवन खुशहाल हो जाए। प्रदीप ने पूजा से कहा कि अब मैं किसी को परेशान नहीं करता, पीता खाता भी नहीं हूँ, अच्छा खासा कारोबार करता हूँ और अच्छे तरीके से रहता हूँ। इन सब बातों को कहने के पीछे की मंशा प्रदीप की यही थी कि वह दोबारा से पूजा के जीवन में आना चाहता था। वो सोच रहा था कि पूजा बोल दे कि ठीक है, जब आप सब सुधर चुके हैं, अच्छा कारोबार है, सारा चीज़ ठीक चल रहा है, तो अब मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। ये प्रदीप की सोच थी कि पूजा की तरफ से ये बोला जाए। पूजा ने कहा चलिए अच्छी बात है, आप सुधर गए हैं, अच्छे से रहिए, आप सलामत रहिए, कोई भी लड़की अब आपके साथ खुश रह सकती है, आप भी दूसरी शादी कर लीजिए, मेरी यही इच्छा है। पूजा बोलती है कि चलिए अब रात हो चुकी है, अब मैं 2 रोटी लाई हूँ, दोनों मिलकर खा लिया जाए। तो प्रदीप पूजा को बोलता है कि 2 रोटी में न तुम्हारा होगा न मेरा होगा, कुछ आने दो, हम लोग कुछ खरीद लेते हैं। पूजा प्रदीप से बोलती है कि पति पत्नी ही समझकर दोनों मिल बांट कर खा लेते हैं। हमने आज से पहले कितनी बार ऐसा एडजस्टमेंट किया है, आज भी ऐसा ही कर लेते हैं। पूजा ने कहा कि अब आप अच्छे भी हो गए हो, तो आप मेरे हाथ से बनाए हुए 2 रोटी को खा लीजिए। इतनी ही देर में ट्रेन में जो हॉकर्स बेचने के लिए आते हैं, बिरयानी 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 की आवाज़ लगाने लगते हैं। प्रदीप उनको बुलाता है और 2 बिरयानी खरीदता है और बिरयानी दोनों मिल बांट के, पूजा और प्रदीप दोनों मिल बांट के हंसी खुशी के साथ खाते हैं और सो जाते हैं। प्रदीप और पूजा दोनों दूसरे दूसरे साइड चेहरे को करके, पैर को करके सो जाते हैं, लेकिन दोनों को नींदें नहीं आ रही थी। दोनों एक दूसरे के ख्याल में डूबे हुए थे। प्रदीप सोच रहा था कि मैंने इतनी खूबसूरत और होनहार बीवी को खो दिया। पूजा सोच रही थी कि अब यह सुधर चुका है। प्रदीप के मन में यह विचार आता है कि मेरे शराब पीने की वजह से इतनी सुंदर बीवी मेरे को छोड़ के चली गई और आज यह दूसरी शादी करने भी जा रही है। काश यह मेरे बारे में सोचती, मुझे दोबारा अपना लेती और मैं इससे यह कह पाता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ जीवन बिताने के बारे में सोच रहा हूँ। दोनों सोच ही रहे थे। आधी रात हो जाती है, ठंड काफ़ी बढ़ जाता है, तो पूजा उठती है और प्रदीप से पूछती है कि आपको ठंड लग रही है क्या? तो प्रदीप बोलता है हाँ लग तो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे पास तो कुछ ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े हैं नहीं। तो पूजा अपने बैग से एक मफलर निकालती है और वो प्रदीप के गले में
बांध देती है कि इसे आप बांध के रखें, आपको ठंड कम लगेगी। पूजा बोलती है अब आप आराम से सो जाइए। दोस्तों, सुबह होती है, दोनों चाय साथ में पीते हैं, नाश्ता करते हैं। जैसे ही ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचती है, प्रदीप न्यू दिल्ली स्टेशन पर उतरने के बाद पूजा ने जो उसे मफलर दिया था वह उसे लौटाने लगता है। बोलता है कि काफ़ी अच्छा मफलर तुमने बनाया है, यह तो हाथों से बनाया हुआ लगता है, लेकिन यह तो कोई जेंट्स मफलर है। पूजा बोलती है कि हाँ, मैंने अपने हाथों से इस मफलर को उनके लिए बनाया है जिनसे मैं शादी करने जा रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसे आप रख सकते हैं, मैं उनके लिए दूसरा मफलर बना लूँगी। प्रदीप को मफलर अच्छा लगता है, इसलिए वह उस मफलर को अपने बैग में रख लेता है। प्रदीप अपनी जेब में हाथ डालता है तो 5,000 रुपये रहते हैं उसके जेब में। वो 5,000 रुपये निकाल कर पूजा को देने लगता है। बोलता है तुम इसे रख लो, आगे काम देगा। लेकिन पूजा वो पैसे लेने से मना कर देती है। बोलती कि नहीं, अब पैसे लेन देन का कोई तुक नहीं बनता है, हम लोगों के बीच में तलाक हो चुकी है और मैं अब आपके पैसे की हकदार नहीं हूँ। प्रदीप ने पूजा से कहा कि चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ जहाँ तुम्हें जाना है। तो पूजा बोलती है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, वही मुझे यहाँ से पिक करेगी और मैं उसी के साथ उसके घर जाने वाली हूँ। पूजा की सहेली उसे ढूंढते हुए आ जाती है जिसका नाम सरिता रहता है। सरिता आते ही बोलती है पूजा से कि क्या पूजा, तुम्हें कोई आने में दिक्कत तो नहीं हुई? पूजा बोलती है नहीं, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे जो पति हैं जिनसे मेरी तलाक हो चुकी है, वो भी भटकते भटकते मेरे सीट तक आ गए थे। उनके पास टिकट था नहीं, सीट था नहीं, वो भी मेरे सीट पर बैठे हुए थे। अब काफ़ी सुधर चुके हैं, उन्होंने पीना खाना भी छोड़ दिया है, एक अच्छा कारोबार दिल्ली में कर रहे हैं और अच्छा नाम कमा रहे हैं। पूजा ने सरिता से कहा कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। पूजा ने सरिता से कहा कि जब वो जा रहे थे तो सच बताऊं सरिता, मुझे उन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सरिता पूजा को बोलती है कि हाथ छोड़ दे, अब मरने दे उसे, अब उसे तुम्हारी कीमत समझ में आएगी कि तुम कितनी खूबसूरत और होनहार थी। तुमने उसे बताया नहीं कि तुम दूसरी शादी करने के लिए ही दिल्ली जा रही हो? तो पूजा बोलती है कि नहीं, मैंने बताया, और यह सुनकर वो काफ़ी उदास थे। यही चीज़ मुझे ख़राब लगी। सरिता पूजा को बोलती है कि हाँ ठीक है, अब उस पर इतना रहम करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है, एक अच्छा कारोबारी है और दिल्ली में ही रहता है। कल सुबह हम लोग उनसे मिलने जाएंगे और मैंने तुम्हारी उनसे बात कर रखी है, इसलिए अब तुम अपने तलाकशुदा पति को याद करना छोड़ दो। दोस्तों, सरिता पूजा को लेकर अपने घर चली गई। इधर प्रदीप भी अपने घर चला गया। दिल्ली में उसकी एक जीन्स की फैक्ट्री थी, 50-60 आदमी उसके अंदर में काम करते थे। अगले दिन प्रदीप अपने फैक्ट्री पर पहुंचता है। दोस्तों, उसी के फैक्ट्री में वो सरिता जो थी पूजा की दोस्त, वो भी काम करती थी। सरिता प्रदीप से जाकर मिलती है और बोलती है कि सर, मैंने जिस लड़की के बारे में आपको बताया था वो लड़की दिल्ली आ चुकी है और आपसे मिलना चाहती है। प्रदीप बोलता है हाँ मिलवाओ, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, तो मैं भी तो थोड़ा देखूं कि तुम्हारी फ्रेंड किस टाइप की है। प्रदीप सरिता को बोलता है कि मुझे तो शादी करनी ही है, अगर उस लड़की के साथ मेरी जमती है, वो मुझे अगर अच्छी लगती है तो मैं उससे शादी कर लूँगा। यह सुनकर सरिता पूजा के पास आती है और पूजा को बताती है कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है। सरिता पूजा को लेकर प्रदीप के ऑफिस में जाती है। जैसे ही पूजा प्रदीप के ऑफिस में घुसती है, प्रदीप पूजा को देखकर चौंक जाता है। प्रदीप बोलता है अरे तुम? पूजा भी प्रदीप को देखकर अचंभित हो जाती है और वो भी बोलती है आप? प्रदीप पूजा को देखकर चौंक जाता है और वो सरिता की तरफ इशारा करके सरिता से पूछता है सरिता, क्या यह वही लड़की है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? तो सरिता बोलती है हाँ सर, मैंने इसी के बारे में आपको बताया था। प्रदीप ने पूजा की ओर इशारा करते हुए
उसे चुप रहने के लिए बोला और वो सरिता से दोबारा पूछता है कि सरिता, तुमने तो कहा था कि लड़की बिना शादीशुदा की है, अच्छी लड़की है, लेकिन यार ये तो शादीशुदा लड़की है। जैसे ही प्रदीप ने सरिता से पूछा तो सरिता बोलती है, नहीं सर, ये शादीशुदा नहीं है, आपकी कसम, ये कुंवारी है। तो प्रदीप हंसने लगता है और वो बोलता है, सरिता तुम क्यों मेरी झूठी कसम खा रही हो? यह वही लड़की है जिससे मेरी पहली शादी हुई थी। सरिता ने प्रदीप से झूठ बोला था कि लड़की कुंवारी है, थोड़े गरीब होने के कारण उम्र थोड़ी हो गई है, 30-32 साल की उम्र हो चुकी है, माँ बाप गरीब हैं, लेकिन लड़की कुंवारी है और अच्छी है। प्रदीप अब पूजा से बोलता है कि देखो पूजा, यह सरिता जिसने हम लोगों को दोबारा मिलवाया, यह हम लोगों के लिए भगवान है। तुम यहाँ पर मेरे सारे वर्करों से पूछ सकती हो, मैं अब पीता खाता नहीं हूँ, अच्छा कारोबार करता हूँ, अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं सुधर चुका हूँ और तुम्हारे लायक हूँ तो मुझे दोबारा अपना लो। मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ और हम लोग दोनों अच्छे से रहेंगे। प्रदीप पूजा से बोलता है कि भगवान ने हम लोगों को दोबारा मिलाया है, तुम चाहो तो मेरे बारे में मेरे किसी भी एम्प्लॉय से पूछ सकती हो। यह सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलने लगती है कि मुझे किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ, बस हमारी यही दिक्कत थी कि आप शराब पीते थे, जो कि आपने छोड़ दिया। आप काफ़ी सुधर चुके हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अच्छा कारोबार है आपका। पूजा भावुक होकर प्रदीप के गले मिल जाती है, गले से लिपटकर दोनों रोने लगते हैं और दोनों भावुक हो जाते हैं और सरिता को दोनों लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि आज तुम्हारी ही कारण हम लोग दोबारा मिल सके, दोनों का प्यार हम लोगों को आपस में मिल गया। शाम को जब ऑफिस बंद होने के बाद प्रदीप पूजा को लेकर अपने घर जाता है तो उसके माता पिता पूजा को दोबारा देखकर बहुत खुश होते हैं। पूजा भी अपने पुराने सास ससुर को देखकर बहुत खुश होती है और दोनों के चरणों में नमन करने के बाद गले से लिपट कर रोने लगती है। प्रदीप के जो माता पिता थे वो पूजा को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो बोलते हैं, बेटा ये हमारे घर की लक्ष्मी थी जो चली गई थी, लेकिन दोबारा तुमने इसे ले आया। वो सभी कोई सरिता को बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? ये एक सच्ची कहानी है और आप लोगों को ये कहानी अगर अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।